डायरेक्शनल कंटिन्यूटी वो टॉपिक है जहां से एक्चुअली आपके कंटिन्यूटी के क्रूशियल क्वेश्चंस शुरू होते हैं जो आप एग्जामिनेशन में फेस करते हैं। मतलब अभी तक हमने पूरा बेसिक्स को डेवलप किया और अब उस कैटेगरी के क्वेश्चंस पर हम आ रहे हैं। ये ऑफ कोर्स आपका कंसोलिडेशन इस कंसेप्ट का, देन हम इसके असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए देंगे और फिर हम चैप्टर का जब सारे कंसेप्ट्स हो चुके हों तो करेंगे जेडब्ल्यू एडवांस से पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। यही हमारी फिलॉसफी है। इस तरीके से हमने पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर लिया है। पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसके बाद अब हमने क्या शुरू किया है, कैलकुलस। कैलकुलस के बाद हम वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कवर करेंगे एंड देन हम शिफ्ट होंगे एलजेब्रा पर। एलजेब्रा हो जाने के बाद हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्री पर। इस तरीके से आपकी कहानी पूरी कंक्लूड होगी। इस तैयारी में, ये तैयारी जो आपकी हो रही है ये पूरे तरीके से एक फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी है। हम एक्चुअली एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट, अगर आज पहला क्वेश्चन हम अनफोल्ड होता हुआ देखें तो ये एक सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, वो क्या कह रहा है जरा गौर से देखिएगा। व्हाट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉलोइंग हैव, मतलब ये जो आपको अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं इनमें से इनमें किस तरह की इनके पास डिसकंटिन्यूटी है। इफ पॉसिबल रीडिफाइन द फंक्शन टू मेक इट कंटिन्यूस, मतलब अगर इनके पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हुई तभी पॉसिबल होता है। होप यू आर रियलाइजिंग दैट। तो फिर उसे रिमूव करिए और इनकी डेफिनेशंस को दोबारा लिखिए ताकि ये सारे फंक्शंस आपके कैसे बन जाएं, कंटिन्यूस फंक्शन बन जाए। एक बार सारे क्वेश्चन एक एक करके देखिए और शुरुआत करते हैं भाई अपने ए के साथ। ए में क्या समस्या है कि आप देख पा रहे हो, मेरे ख्याल से आप बहुत आराम से इसे देख पाओगे कि सर यहाँ पर समस्या क्या है। शायद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं। मतलब मैं सच कहूँ तो ये ए वाला पार्ट तो मुझे शायद समझाने की भी जरूरत नहीं है, हमने इतने इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स सब देख लिए। फिर भी अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, मैं सच कहूँ तो ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैथमेटिकली भी आप कर सकते हो, पर अगर यहाँ पर ग्राफ से ही समझी चली जाए चीज़ें तो क्यों ना हम ग्राफ से ही से देख लें। बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कैसे बिहेव करेगा। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होता है ना, 0 से 1 के बीच में, आई होप यू रिमेंबर 0 से 1 के बीच में कुछ इस तरीके से चल रहा होता है। मैं इसके आगे और इसके पीछे का हिस्सा भी बनाता हूँ। जब वो -1 से 0 के बीच में होता है तो कुछ इस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं, और ऑफ कोर्स जब वो 1 के आगे होता है तो कुछ इस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं। मेरा मेजर कंसर्न क्या है, मेरा बस एक छोटा सा कंसर्न है कि हमें कहाँ चेक करना है भी, हमें चेक करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जब एक्स 0 हो। सर जब एक्स 0 हो रहा है, जब एक्स 0 हो रहा है तो क्या आप देख पा रहे हो, शायद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये राइट कंटिन्यूस है। राइट कंटिन्यूटी का आई होप आप समझते हो, मतलब कि जब 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच किया जा रहा है, जब 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच किया जा रहा है तो इस फंक्शन की वैल्यू और इसकी राइट हैंड लिमिट सेम है। यानी कि क्या, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 और क्या लिमिट जब x 0 को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, तब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। मैं मैथमेटिकली भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं अगर कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ पर दिख रहा है 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, और अगर x की जगह 0 प्लस है, या तो ऐसे ही सोच लो 0 से कोई बड़ी वैल्यू थोड़ी सी छोटी तो 0.1 ऐसा कुछ, और जाहिर तौर पर है उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 0 ही होगा। लेकिन समस्या क्या आपको नजर आ रही है यहाँ पर, अगर मैं एक और वैल्यू आपके सामने निकालूं, कौन सी भाई, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है 0 के लेफ्ट हैंड साइड से, तो जाहिर सी बात है उस केस में आप जब इस फंक्शन पर अपनी लिमिट अप्लाई करते हैं तो 0 माइनस को मैं यहाँ पर x को 0 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूंगा, और यहाँ ये हो जाएगा h अप्रोचेस 0 और 0 माइनस h यानी माइनस h, यानी टेक्निकली ये काफ़ी छोटी एक नेगेटिव स्मॉल वैल्यू है क्योंकि h आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू यानी समथिंग लाइक -0.1, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है भाई, ये -1 होता है, जो कि हमें दिख रहा है कि जब आप 0 के राइट हैंड साइड से फंक्शन को अप्रोच करें तो -1 की तरफ जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है साहब, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, इसकी राइट हैंड लिमिट 1 है, सॉरी इसकी राइट हैंड लिमिट 0 है, और इस फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। तो ये राइट कंटिन्यूस है पर लेफ्ट कंटिन्यूस नहीं है। आई होप आप डायरेक्शनल कंटिन्यूटी से बात समझ पा रहे हो, और मेरा यकीन है आप ये बात समझते हो, ये नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है क्योंकि यहाँ जंप है, यहाँ पर 1 यूनिट का जंप है और इसे दूर नहीं किया जा सकता। इस फंक्शन के ग्राफ में आप 0 पर देख रहे हो, तो इस तौर पर मैं कहूँगा ये तो आपका डिसकंटिन्यूटी जो है ये नॉन रिमूवेबल है, फाइनाइट टाइप है ऑफ कोर्स, और 1 यूनिट का जंप है जिसे आप दूर नहीं कर सकते।
क्या बात समझ आई? मतलब अगर आपको लिखना है तो मैं अवश्य लिख दूंगा। क्या लिखूंगा भाई? ये कैसी डिसकंटिन्यूटी है? पहली बात तो नॉन रिमूवेबल, और नॉन रिमूवेबल में भी अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली बात करूं तो कौन सी वाली? आपकी फाइनाइट टाइप, है ना? फाइनाइट टाइप कह लें या जंप टाइप कह लें, और वो जंप कितना लेना है? उसे जंप लेना है 1 यूनिट का। ऑफ कोर्स इसे रिमूव नहीं किया जा सकता, तो इसको रीडिफाइन करने का तो स्कोप ही नहीं है। वेल, हियर अराइजेस योर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। यहाँ पर वो लिख रहा है एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स है। सर यहाँ पे क्या स्कोप है? यहाँ किया जा सकता है, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? कोई चांस है क्या? मैं कह रहा हूँ फिर से कोशिश करते हैं। देखो क्या लिखा है, एक्स प्लस ये वाला पार्ट, जो कि x को मुझे 1 पर चेक करना है। मैं मैथमेटिकली सोचता हूँ, आप सोच के देखो। आपके पास फंक्शन क्या है? फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स। अच्छी बात है, कैसे सोचेंगे? मैं लिमिट चेक करता हूँ, है ना? कहाँ पर चेक करना है वो भी देख लो भाई। हमसे बोला जा रहा है कि सर आपको बताना है x की वैल्यू जब 1 है तब। ठीक है सर, x की वैल्यू जब 1 है तो मैं क्या करूँगा? लिमिट, है ना, x अप्रोचेस 1 फ्रॉम इट्स राइट हैंड साइड। तो देखो क्या रहे भाई, जरा ध्यान से देखिएगा सर। जब 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच किया जा रहा है इस फंक्शन पर, किस पर? एफ ऑफ एक्स पर, है ना? तो एफ ऑफ एक्स क्या है भाई? 1 और क्या, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पर ये आपका क्या है भाई? x, है ना, और ये क्या है? माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर इसे लिखा जाए तो हम जानते हैं x को 1 प्लस h से रिप्लेस करेंगे और यहाँ h 0 को अप्रोच करेगा। तो लिमिट h अप्रोचेस 0, x गेट्स रिप्लेस्ड बाय व्हाट? 1 प्लस h, और यहाँ पर दिस x ऑल्सो गेट्स रिप्लेस्ड बाय 1 प्लस h, पर नेगेटिव साइन है तो -1 और -h। जरा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, h एक इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है, तो लेट्स से 1.1। 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 1। गौर से सुनिएगा, यहाँ पर गौर से सुनिएगा, ये -1 है, ये -0.1 है, -1.1 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, है ना? तो ये कितना आ जाना है भाई? ये आ जाना है -2, यानी कितना आ रहा है? -1। तो जब हमने क्या निकाली भाई? राइट हैंड लिमिट 1 पर, तो वो कितनी आती है? 1, सॉरी -1। एवरीवन विद मी सो फार? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा सर, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हो क्या? कोशिश करते हैं। लिमिट, है ना, अब आपको मैं इतना जो लिख रहा हूं ना, इतनी मेहनत आप मत करिए, आप फटाफट इसका एक्सप्रेशन लिखिए। जैसे कि मेरे ख्याल से बस इसे देखकर जल्दी से आप यही लिख लीजिए, यहाँ पर देखकर भी क्लिक करना चाहिए कि 1 से एक छोटी वैल्यू, तो ये कैसे बिहेव करेंगे? जैसे कि ये x है तो मैं x को कैसे रिप्लेस करूंगा? 1 माइनस h से, और h 0 को अप्रोच करेगा। तो लिमिट क्या भाई? h अप्रोचेस 0, x गेट्स रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस h, और यहाँ पर ये ऑफकोर्स माइनस x है, सो दिस विल बी 1 माइनस h नेगेटिव में, तो -1 और प्लस h। एवरीवन कंफर्टेबल विद दैट? व्हाट नेक्स्ट? अब क्या करेंगे सर? ध्यान से नोटिस करिए, बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है ना? 1 तो 1 है, h एक इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है, जैसे कि 1 माइनस 0.1 यानी 0.9, और 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 प्लस, गौर से सुनिएगा, यहाँ पर क्या दे रहा है? यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा नोटिस करता हूँ तो -1 प्लस 0.1 जैसे कुछ मान लिया मैंने, है ना? तो -1 में अगर 0.1 ऐड किया तो आई होप आपको नजर आ रहा है ये आपका किस तरफ चला जाएगा? -1 से ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ नंबर स्केल पर कोई भी एक छोटी वैल्यू, जैसे ये क्या है? -1, अब इसमें कुछ ऐड किया, थोड़ा सा भी कुछ ऐड किया, तो आई होप आप रियलाइज कर रहे हो, अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करता तो मैं इधर जाता, जैसे ही कुछ ऐड करूंगा तो इधर आ जाएगा। मतलब मैं -1 और 0 के बीच के कोई एक नंबर है, जैसे कि कुछ भी आपको समझाने के लिए मैं मान सकता हूँ, जैसे कि क्या? -0.9 अगर आपको समझना है तो। और आप मुझे बता सकते हो क्या कि -0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आई होप यू आर रियलाइजिंग, अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ -0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वो कितना होता है सर? वो होता है -1। तो 0 -1 कितना हो जाता है? -1। एक बहुत ही खूबसूरत सी बात यहाँ पर हो रही है सर, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई है, क्योंकि दोनों ही कितनी है? -1। अब जरा अगर मैं चेक कर लूँ, और जब मेरी लिमिट सेम हो तो मैं इस सिनेरियो पर रहता हूं कि या तो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होगी या फिर मिसिंग पॉइंट, क्योंकि ये रिमूवेबल है। मतलब अब लिमिट्स तो सेम है, अब देख लेते हैं वैल्यू फंक्शन की सेम है या नहीं। अगर वो हो गई सेम तो चिंता ही नहीं है, कंटिन्यूस है, और अगर डिसकंटिन्यूस हुआ तो देख लेंगे कैसे उसका स्कोप बन रहा है। तो मैं अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ पर? 1 पर चेक करने में इंटरेस्टेड हूँ। आई होप यू रियलाइजिंग, मुझे इसे 1 पर चेक करना है ना? तो मैं x की वैल्यू 1 पर अगर एफ ऑफ एक्स निकालता हूँ, यानी मैं क्या निकाल रहा हूँ भाई? एफ ऑफ 1। तो देखो जरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1, तो 1 - 1 कितना? 0। सर समस्या है, अगर मैं बस चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इट्स लाइक आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 की तरफ जा रही है, राइट हैंड लिमिट भी -1 की तरफ जा रही है, लेकिन ये फंक्शन की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो ये कैसा है? ये आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। मतलब आइसोलेटेड पॉइंट मतलब
राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से तो फंक्शन -1 की तरफ आ रहा है, पर -1 पर उस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो बस मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को रीडिफाइन करना है। तो मैं इस फंक्शन को रीडिफाइन कैसे करूंगा, पहले तो मैं लिख दूंगा किस तरह की है, ये आपकी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है ना, और रिमूवेबल में भी कौन सी, आइसोलेटेड पॉइंट मतलब वो पॉइंट दूर है ना, इस तरह की ये आपकी डिसकंटिन्यूटी है। और अगर इसे ठीक करने की कोशिश की जाए तो इस फंक्शन को रीडिफाइन कर देंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। आप रखिए सर एफ ऑफ एक्स को क्या, आप रखिए एफ ऑफ एक्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, जब एक्स 1 नहीं है। पर जैसे ही x 1 हो तो उसे आप वैल्यू ऑफ साइन क्या कर देंगे, -1। अब सोचो ना आप, x की वैल्यू 1 पर ये -1 है, और 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी -1 हो जानी है, ये हमने निकाला है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 पर सेम हो गई, और इस तरीके से मैं कहूँगा कि सर आपका फंक्शन 1 पर कंटिन्यूस हो गया, अगर मैं फंक्शन को ये डेफिनेशन दे देता हूँ तो। आई होप यू आर गेटिंग मोर कंफर्टेबल कि चीज़ें कैसे सोचनी है, चीज़ें कैसे करनी है। ज़रा इस सवाल पर बात करते हैं, ज़रा इसे गौर से देखिए, वो क्या लिख रहा है। वो कह रहा है e⁻1/x एट x = 0। मैं फिर से वही सेम बात दोहराता हूँ कि आप इसे ऐसे सोचो, x की वैल्यू 0 है, बिल्कुल है। अब सोचना ध्यान से, है ना, दोनों बातें करते हैं। आपका c वाला पार्ट है, f ऑफ x क्या लिख रहा है, वो f ऑफ x लिखा हुआ है e⁻1/x, है ना, e⁻1/x जब x 0 को अप्रोच करे। थॉट क्या होगा सर, थॉट बड़ा आसान सा यही है, ध्यान से सुनना। 0 पर चेक करना है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब क्या, जब x 0 को अप्रोच कर रहा है उसकी नेगेटिव साइड से, किस पर, f ऑफ x यानी e⁻1/x पर, है ना। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर वही बात, 0 माइनस के कारण ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, h 0 को अप्रोच करेगा, और e⁻1/x में आप उसे लिखेंगे 0 - h यानी कितना, -h। सिमिलरली जब आप राइट हैंड लिमिट लिखते हैं तो लिमिट क्या, x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव, मतलब 0 को राइट हैंड साइड से, फिर वही बात क्या, e⁻1/x, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो x विल गेट रिप्लेस्ड बाय 0 + h। तो आपका यह सवाल क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस 0 e⁻1/h। अब ये बात जाहिर है, मतलब बहुत भली भांति, बहुत स्पष्ट तौर पर जानते हैं कि भाई h जो है वो इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर ये एक पॉजिटिव वैल्यू है तो -1/h एक नेगेटिव वैल्यू होगी। अब आप सोच के देखो, ऐसे समझो, ये एक नेगेटिव वैल्यू है, h आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 1/h इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, लेकिन ये नेगेटिव के कारण -∞ को अप्रोच करेगा। तो आप इसे क्या कहोगे कि ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये जो एक्सप्रेशन ये आपका e⁻∞ को अप्रोच कर रहा है। e⁻∞ को मैं 1/e⁻∞ लिख सकता हूँ। 1/e⁻∞ का मतलब क्या हुआ, e⁻∞ मतलब इन्फिनिटी, यानी कितना हो जाएगा, 1/∞, यानी किसे अप्रोच कर रहा है, 0 को। मतलब ये ऐसा लिखते नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इंटरनली मैकेनिज्म ऐसे हो रही होती है कि जब भी आप किसी एक्सप्रेशन की नेगेटिव इन्फिनिटी पावर रेस करते हैं तो वो 0 की तरफ टेंड करता है, इस फिलॉसफी से। अच्छा, e⁻1/h, आई होप आई नीड नॉट टेल यू, h 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1/h इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी ये e⁻∞ यानी ओवरऑल एक्सप्रेशन आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और हमने ये सीखा है, फंक्शन की वैल्यू अभी एक तरफ रखो सर, अगर आपका एक्सप्रेशन में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ही सेम नहीं है, यानी जाहिर सी बात है कि एक नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि सबसे पहला सवाल तो ये निकल कर आता है कि आपकी जो फंक्शन है, आपका जो एक्सप्रेशन है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में सेम हो तो मैं कुछ चीज़ें सोचता हूँ उसको कंटिन्यू बनाने को लेकर। लेकिन यहाँ तो वापस वही समस्या आ गई कि आपकी कैसी डिसकंटिन्यूटी है, नॉन रिमूवेबल। और अगर मैं सच कहूँ तो और स्पेसिफिकली किस तरीके की है, इसमें ये जंप कैसा है, आप सोचो ना, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट आपकी इन्फिनिटी है, मतलब ये आपका इनफाइनाइट जंप है, ये फाइनाइट टाइप नहीं है, ये आपकी इनफाइनाइट टाइप, जिसे आप क्या कहते हो भाई, जिसे आप कहते हो जो हमने सीखा है अपना एसिम्प्टोटिक, आई होप आपको याद हो, तो एसिम्प्टोटिक आपकी डिसकंटिन्यूटी है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है कि इनफाइनाइट या फिर कैसी, एसिम्प्टोटिक, इसे मैं डिसकंटिन्यूटी क्यों कह रहा हूँ। आर यू कंफर्टेबल विद दिस थॉट कि ऐसा क्यों सोचा जा रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस की कैसे इन्हें अप्रोच करना है और इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोचा जाना है। लेट्स मूव फर्दर अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगले किस तरीके के कैसे क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, फिर वही सवाल क्या पूछ रहे हैं वो, व्हाट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी,
किस तरीके की डिसकंटिन्यूटी इस फंक्शन के पास है, तो मैं कैसे सोचूंगा, जरा उस पर बात करते हैं। सर फिर वही सवाल, इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैं कहाँ चेक करूंगा? मेरे जहन में क्या ख्याल आता है सर, मुझे सबसे पहले तो ये चाहिए कि जो डिनोमिनेटर में आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन के साथ एक छोटी सी गड़बड़ है। छोटी सी गड़बड़ क्या है सर? आपका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ एक्सप्रेशन कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जितना मैं समझता हूं कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ एक्सप्रेशन कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि 1/समथिंग में ये जो डिनोमिनेटर है, जीरो लेना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आर यू ओके विद दैट? बेस तो ई है, वो सॉर्टेड सा है, तो मेरे लिए कंसर्न बस यही है, मॉड ऑफ x² - 4 दिस वैल्यू शुड नॉट बी। आई होप आपको ये बात पता है, log ऑफ 1 0 होता है, तो ये जो लिखा हुआ है कितना, मॉड ऑफ x² - 4, ये क्या लिखा हुआ है भाई, मॉड ऑफ x² - 4, ये मैं नहीं चाहूंगा कि क्या हो, मैं कभी भी इसे 1 नहीं बनते हुए देखना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये 1 बनता है तो सारी समस्या यहीं से निकल कर आ जाती है। क्योंकि सर यहाँ पर अगर ये हुआ, अगर ये गड़बड़ दी इसने, तो परेशानी आई होप आपको नजर आ रही है कि इस केस में आपका अगर ये 1 हो गया तो log 1 आपका 0 की तरफ चला जाएगा। पहली समस्या। दूसरी समस्या, ये जो फंक्शन है ये कहाँ डिसकंटिन्यूटी क्रिएट कर रहा होगा वो सोच के देखो। मैं एक सिंपल सा पॉइंट आपको देना चाह रहा हूँ कि जब ये 1 के आसपास घूम रहा होगा, अगर मैं इस बात को भुलाकर आपसे सिर्फ 1/x की बात करूं, तो आई होप आप जानते हो 1/x कैसा होता है। 1/x आपका ग्राफ अगर आप याद करें, मैं बस एक हिंट आपको देना चाह रहा हूं कि 1/x का ग्राफ कैसा होता है सर। 1/x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा होता है, और हम जानते हैं जब x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, जब x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव। और इस दरमियान एक समस्या जो नज़र आती है वो ये बड़े स्पष्ट तौर पर दिखती है सर कि आपका परेशानी कहाँ निकल कर आती है। जैसे जैसे देखो, पूरा -∞ से 0 तक ये कंटिन्यूड है, पर जैसे जैसे 0 को आप अप्रोच कर रहे हो, इवन 0 से इन्फिनिटी तक ये कंटिन्यूड है, पर जैसे जैसे आप 0 को अप्रोच कर रहे हो, मतलब सारे रियल नंबर्स पे, मैं इसके डोमेन की बात नहीं कर रहा हूँ, 0 इसके डोमेन में एनीवे आता ही नहीं है, बट फिर भी अगर मैं सारे रियल नंबर्स पे देखूँ इसका ग्राफ, मतलब ओवरऑल कार्टेशियन प्लेन में, तो यहाँ पर ये ग्राफ टूटता है। -∞ से 0 तक ठीक चला, 0 पर से इसने अपना चेन को, लिंक को ब्रेक किया, पर अगर इसके डोमेन में देखूं तो डोमेन में कंटिन्यूअस है, क्योंकि मैं 0 पर फिर चेक ही नहीं करूंगा। आई होप यू आर रियलाइजिंग माय पॉइंट, है ना। पर अगर पूरे रियल नंबर्स पे देखें तो 0 पर ये ग्राफ ब्रेक हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसे देखूं जरा ध्यान से, तो वो मुझसे क्या पूछ रहा है, इसकी किस तरीके की डिसकंटिन्यूटी है। तो पहला स्टेटमेंट तो यही कि x² - 4 को मैं 1 लेना, मतलब इसके मॉड को 1 लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। लॉग की डेफिनेशन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है सर? लॉग ये कहता है कि लॉग को जब आप वैल्यू पास करो तो वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। आई होप आपको लॉग का डोमेन पता है। तो ये मॉड लगा हुआ है, तो एनीवे ये 0 या 0 से बड़ा होगा, पर सर मुझे ये 0 भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा, ये जो मॉड के अंदर वाला एक्सप्रेशन है कौन सा, x² - 4, वो आपका 0 भी नहीं होना चाहिए। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि मैं दो कंडीशंस पर क्यों बात कर रहा हूँ? पहली बात, जब कह रहा है मॉड ऑफ x² - 4 1 है या 1 नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा कि जो आपका x² - 4 है वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, वो आपका +-1 नहीं होना चाहिए। और यहाँ से अगर देखा जाए तो x² 4 नहीं होना चाहिए, यानी x आपका +-2 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए, -4 को वहाँ भेजा तो ये कितना दे रहा है भाई, ये आपको दे रहा है x² कितना हो जा रहा है, +-1 + 4। अब अगर मैं यहाँ पर चीज़ें देखता हूँ तो 4 + 1 5, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है भाई, आपका √5, आई होप आपको दिख रहा है, और 4 - 1 कितना 3, तो ये कितना दिख रहा है, √3। एवरीवन ओके विद दैट? तो यहाँ से हमें दो चीज़ें मिली, क्या भाई, x की एक वैल्यू तो मुझे मिली कितनी, √5, और x की एक वैल्यू कितनी मिली, √3। तो टेक्निकली मैं x की 4 वैल्यूज़ के साथ डील कर रहा हूँ। कौन कौन सी, +-2, √5 और √3। और इनके साथ समस्या क्या है, इनके साथ समस्या जाहिर सी बात इतनी है कि इन पॉइंट्स पर एक छोटा सा पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ, बिल्कुल हाँ, है ना, एक सेकेंड ना, छोटा सा करेक्शन, पता नहीं कैसे गलती होती है, आप सोच के देखो, है ना। मैं ऑब्वियसली यहाँ पर ये कहूँगा कि x जो होगा, जब आप √5 ले रहे हो तो ऑफकोर्स आपका +-√5 आएगा। ये बात हमने सीखी है कि स्क्वायर से जब √√ लेते हो तो हो जाएगा +-√5, और यहाँ पर +-√3। ये दो वैल्यूज़ आप नहीं लेंगे, है ना, मतलब टेक्निकली 4 वैल्यूज़ और ये दो, यानी 6 वैल्यूज़। इन 6 पॉइंट्स पर आपका ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इन 6 पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूटी शो करेगा या कर सकता है। तो ज़रा इन 6 पॉइंट्स पर इस फंक्शन को देख लेते हैं, क्योंकि इन 6 पॉइंट्स में क्या क्या समस्या है। जब +-2 ये होगा x, तो आपका ये log 0 हो जाएगा, log 0 डिफाइंड नहीं होता है।
दूसरी बात, जब √5 या √3 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये √5 या √3 रखने पर ये 1 बन जाएगा, मतलब log का ये जो मॉड वाला एक्सप्रेशन है 1 बन जाएगा और log 1 0 हो जाएगा, जो कि मैं लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो तीनों बातें आपको समझ आई। तो टेक्निकली मुझे इन तीनों पॉइंट्स पर चेक करना है, मतलब इन तीनों के साथ डबल इनके +-2 +-√5 और +-√3। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ज़रा इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है भाई। सर ये लिखा हुआ है log, है ना, मॉड ओवर x² - 4 का मॉड ऑफ कोर्स, और ये 1 के डिनोमिनेटर में, और इसमें मैं क्या लिमिट्स चेक करने में इंटरेस्टेड हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर मैं LHL और RHL चेक करने में इंटरेस्टेड हूँ। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो जब आप +-2 की बात करते हैं तो +-2 पर ये क्या हो रहा है, अगर आपसे मैं एक छोटा सा ओपिनियन मांगू कि जब +-2 पर अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट दोनों ही चेक करना चाहें तो गड़बड़ क्या है? मैं कह रहा हूँ सर देखो, आप लॉग का ग्राफ याद करो, है ना। जैसे अगर मैं आपको लॉग का ग्राफ याद दिलाऊं तो लॉग का ग्राफ कैसा होता है, जब आपका बेस ई होता है तो लॉग का ग्राफ कुछ इस तरीके से चल रहा होता है। लॉग का ग्राफ कुछ इस तरीके से चल रहा होता है, मतलब जब आप जीरो को अप्रोच कर रहे होते हैं, जब आप जीरो को अप्रोच कर रहे होते हैं तो फंक्शन किसे अप्रोच कर रहा होता है, फंक्शन आपका -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है। आई होप ये पॉइंट आप मेरा समझ पा रहे हो। यही बात मैं यहाँ पर आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब x आपका +-2 के साथ डील कर रहा है तो मैं दोनों वैल्यूज एक साथ देख लूँ तो चलेगा क्या? तो मैं पहले तो यही देखना चाह रहा हूँ कि जब x आपका +-2 को अप्रोच कर रहा है तो क्या हो रहा है। चलो इसी बात पर बात कर लेते हैं, दोनों एक साथ में ट्राई कर ले रहा हूँ। आई होप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑल, है ना। तो एक्सप्रेशन है 1 कितना log ऑफ, है ना, मॉड ओवर x² - 4, और इस पर मैं लिमिट लगा ले रहा हूँ क्या, x अप्रोचेस +-2, दोनों एक साथ में ट्राई कर ले रहा हूँ क्योंकि x² से आपको डील करना है। ओके विद दैट, दोनों भी आप अलग अलग भी कर सकते थे, कोई बुराई नहीं है, उससे भी सेम आंसर आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि x² है, +-2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाना है आपका 4 - 4 0। अब log 0 अगर मैंने ढूंढने की कोशिश की तो log 0, log का ग्राफ आप ध्यान से देखो भाई, log के ग्राफ में स्पष्ट दिखता है कि जब x 0 को अप्रोच करता है तो आप -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे होते हैं। तो log 0 टेक्निकली किस तरफ जा रहा होगा, log 0 आपका -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, मतलब टेक्निकली ये 1/-इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना होता है 0। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है, जब आपका लिमिट या तो +2 या -2, जब x +2 या -2 तक पहुंच रहा हो तब उस केस में आपका log वाला ये जो एक्सप्रेशन है 1/log ऑफ मॉड ओवर x² - 4 एट बेस e किसे अप्रोच कर रहा है सर, ये आपका 0 को अप्रोच कर रहा है। जाहिर सी बात है, बढ़िया। तो सर 0 पे समस्या क्या है? मेरा कहना है 0 पर कोई समस्या नहीं है, मतलब जब x को +-2 को अप्रोच करना है तो करने दो, बस ये हो रहा है कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू वहां पर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जब +-2 आप लोगे यहाँ पर, जब आप +-2 यहाँ लोगे तो क्या दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा 4 - 4 0, log 0 इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, जो जा रहा है ना, अब वैल्यू नहीं है, और उस केस में 1/इन्फिनिटी कितना हो रहा है 0। तो मैं कह रहा हूँ +2 और -2 जब आप देख रहे हो, मतलब 2 के भी प्लस और माइनस में और -2 के भी प्लस और माइनस में, मतलब +2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और -2 पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी 0 हो रही है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इवन +2 पर और -2 पर इक्वल है। मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ, एक सिंपल सा पॉइंट, कि जो फंक्शन आपको दिया गया है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पर, 2 पर, है ना, और इवन इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट कहाँ पर भाई, आपके 2 पर। दो चीज़ें, और ऑफ कोर्स इसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट -2 पर। आई होप आप सुन रहे हो और समझ रहे हो। और इसी फंक्शन की, मैं पूरा फंक्शन वापस से नहीं लिख रहा हूँ, बस फंक्शन f(x) से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। इसी फंक्शन की क्या भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद राइट हैंड लिमिट -2 पर सेम है। अब हमने एक बात डिस्कस की है जब हमने रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी डिस्कस की थी, कि अगर आपके फंक्शन की LHL और RHL इक्वल आ जाए तो वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में आ जाता है, क्योंकि या तो वो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होगी या मिसिंग पॉइंट। और मैं कहूँगा यहाँ पर ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि +2 या -2 पर इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो मैं इसको रीडिफाइन कर देता हूँ कि इस फंक्शन की वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, इस फंक्शन की वैल्यू जो f2 या f(-2) पर होनी है वो बस इतनी सी हो जाए कि वो उतनी हो जाए जितनी ये लिमिट की वैल्यू है। और लिमिट की वैल्यू कितनी है सर, 0। लिमिट की वैल्यू कितनी है, 0। तो अगर मैं f(2) और f(-2) को इस फंक्शन को रीडिफाइन करके 0 कर दूं, मतलब इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो है, उसमें एक छोटा सा एड ऑन कर दूं या अमेंडमेंट कर दूं, उसे थोड़ा अपडेट या रिवाइज कर दूं, क्या कि जहां पर x2 हो रहा है या -2 हो रहा है वहां पे आप इस फंक्शन को 0 लिख देना सर बस। तो उस केस में ये फंक्शन आपका +2 और -2 पर भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस।
आप बात समझ पा रहे हो? कोई परेशानी तो नहीं है इस बात में? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और चीज़ें डिस्कस करते हैं, गौर से सुनिएगा। फिर क्या, फिर एक और समस्या थी सर, आपको प्लस माइनस √5 और प्लस माइनस √3 पर भी देखना था। तो ज़रा इन दोनों वैल्यूज़ पर भी ट्राई कर लेते हैं। पहले मैं प्लस माइनस √5 पर ट्राई कर लेता हूँ। आई होप आप दोनों बातों से सहमत हैं। तो पहले हम क्या ट्राई कर लेते हैं, लिमिट आपका x अप्रोचेस प्लस माइनस √5। कोई परेशानी तो नहीं है भाई? तो प्लस माइनस √5 पे अगर मैंने चेक करना चाहा तो देखो ज़रा ध्यान से, क्या आ रहा है भाई, लिमिट है ना, x अप्रोचेस। आप दोनों लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं। और मैं LHL और RHL अलग से चेक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई खासा फर्क पड़ना नहीं है x² के कारण। इवन प्लस माइनस √5 पर भी मैं प्लस √5 और माइनस √5 अलग से नहीं निकाल रहा हूँ। गौर से देखो ऐसा करने का कारण आप समझना, जब आप x की वैल्यू √5 अप्रोच करवाते हैं यहाँ पर, है ना, तो √5 का स्क्वायर कितना 5, मतलब प्लस √5 हुआ माइनस √5, स्क्वायर कितना हुआ 5, 5 माइनस 4 कितना, 5 माइनस 4 1, तो ये बन जा रहा है mod 1, mod 1 यानी 1, और log 1 कितना होता है 0। तो जब ये एक्सप्रेशन 0 को अप्रोच करेगा तो 1/0 किसे अप्रोच करेगा, ये अप्रोच कर रहा होगा इन्फिनिटी को। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मतलब आपकी √5 पर तो लिमिट कैसी होगी, इन्फिनिटी। आपकी LHL और RHL इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। अब कोई फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब यहाँ पर ये कैसी कंटिन्यूटी है? मेरा कहना है सर ये कंटिन्यूटी नहीं, डिसकंटिन्यूटी है। और कैसी, नॉन रिमूवेबल, क्योंकि आपकी लिमिट कैसी है, नॉट डिफाइंड। आपकी लिमिट आपको पता ही नहीं है कहाँ जा रही है, और अगर ये लिमिट नहीं पता है कि मुझे कहाँ जा रही है, तो मैं कहूँगा ये एक नॉट डिफाइंड आपकी लिमिट है, यानी ये एक इनफाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल एसिम्प्टोटिक आपकी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का सिनेरियो। क्योंकि यहाँ जंप भी नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी नॉन रिमूवेबल ही होती है, पर जंप कुछ फाइनाइट होता था, हमने देखा था। यहाँ तो वो भी नहीं है, यहाँ तो इनफाइनाइट आपकी नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। और क्या मैं ऐसा सेम जब x प्लस माइनस √3 को अप्रोच करे उसके लिए भी कह सकता हूँ, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो? देखो ज़रा ध्यान से, वहाँ भी तो यही लिखा हुआ था, अगर आप नोटिस करोगे तो √3 या माइनस √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 4 -1 का mod 1, फिर वही बात, ये किससे अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो आपके जो √3 और √5 पर है, यहाँ तो आप रिमूव नहीं कर सकते आपकी डिसकंटिन्यूटी, पर ऑफ कोर्स ये जो प्लस माइनस 2 वाले पॉइंट्स थे, यहाँ चांस था, क्योंकि यहाँ पर आपकी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी दिखाई दे रही थी। तो मैं क्या करूँगा सर, मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा रीडिफाइन करूँगा। कैसे रीडिफाइन करूँगा कि मैं f(x) को ऐसे लिखूँगा, f(x) जो कि है, इसे आप पहले तो यही लिख सकते हो क्या, 1/log ऑफ mod ओवर x² - 4 एट बेस e। लेकिन ये कब रखना सर, ये तब रखना जब आपका x क्या ना हो, जब आपका x प्लस माइनस √3 और ऑफकोर्स प्लस माइनस √5 ना हो, और ऑफकोर्स क्या ना हो, प्लस माइनस 2 भी ना हो, है ना। पर एक स्कोप है, जब आपका x प्लस माइनस 2 हो तो क्या करना, तब आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू 0 दे देना। तो एटलीस्ट प्लस माइनस 2 पर तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन अभी भी इन 2 पॉइंट्स पर, रादर इन 4 पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस रहेगा। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कि कैसे हम फंक्शंस को देख रहे हैं कि फंक्शन कब आपका कंटिन्यूअस है और फंक्शन कब आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा है? आर यू कंफर्टेबल विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि इन्हें कैसे हम सोच रहे हैं और इन्हें हम कैसे कर रहे हैं? अगर यहाँ तक ये क्वेश्चन पूरे तरीके से स्पष्ट तौर पर समझ आया है, तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है, ज़रा गौर से नोटिस करिएगा। यहाँ पर वो पूछ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिस फंक्शन हैज़। तो इस फंक्शन के पास किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है? तो मैं कहूँगा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले याद है, तो आप इस क्वेश्चन को एक्चुअली एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक अलग तरीके से सोचेंगे। चलो, अगर नहीं भी याद है, वैसे तो आपको थोड़े दिनों में समझ आ जाएगा कि किस एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है, पर अगर नहीं क्लिक कर रहा है तो ऐसे देखो, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ये भी sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा ब्रेन में इमेजिन करो, दोनों के डिनोमिनेटर के cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे था cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा 1। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos 2 थीटा। तो आप देख पा रहे हो, ये कुछ नहीं है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। अगर आपको मैं याद दे रहा हूँ तो बड़ी सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इसे ऐसे सोचो, मैं थोड़ा उल्टा आपको बताता हूँ। बताओ cos 2 थीटा कितना होता है सर? cos 2 थीटा को अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, ध्यान से सुनिएगा, cos 2 थीटा अपॉन में 1। ऐसा क्यों लिखा, आगे सुनते जाइए बस। cos 2 थीटा अपॉन में 1 को मैंने क्या लिखा, cos 2 थीटा को मैंने लिख लिया cos स्क्वायर थीटा और क्या माइनस sin स्क्वायर थीटा, और अपॉन में जो 1 है इसे मैंने क्या लिख लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब एक छोटा सा काम, cos स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया,
तो उससे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना, टेन स्क्वायर थीटा, और सिमिलरली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? डज दिस फॉर्मूला मेक अ लॉट ऑफ सेंस नाउ? आई होप आपको अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है। क्या ऑन द सेम बेसिस अगर मैं यहाँ पर चीज़ें देख पा रहा हूँ तो इस फंक्शन को मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा सर एफ ऑफ एक्स जो है आपका वो बन जाता है कॉस इनवर्स, वो बन जाता है कॉस इनवर्स ऑफ कितना, कॉस एक्स बाई 2 का डबल यानी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। अब दो बातें, सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, थोड़ा अगर ये मुझे पता चल जाए तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ग्राफ बनाने से पहले क्या आपको कुछ बातें याद हैं कि कॉस इनवर्स कॉस के इम्पैक्ट को नलिफाई कर सकता है बशर्ते पर ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो इसके रेंज में होनी चाहिए। अगर मैं प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज में खेलना शुरू कर दूं, जो कि इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन का वेरी बेसिस है, तो मैं कहूँगा सर देखो, क्या मैं x की वैल्यू, गौर से सुनिएगा, क्या मैं x की वैल्यू, ध्यान से सुनना, किससे किसके बीच रखूं ताकि कॉस इनवर्स की जो रेंज है मुझे वही वैल्यू रिटर्न हो। तो कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है भाई, कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई। तो आई होप आपको रियलाइज हो रहा है मैं x की वैल्यू 0 से पाई के बीच ही रखूंगा, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 0 से पाई के बीच रखेंगे, नोटिस करिएगा, तो आपका कॉस x जो है वो cos 0 से cos पाई के बीच होगा, यानी -1 से 1 के बीच होगा। और जब ये -1 से 1 के बीच होगा तो उस केस में cos इनवर्स cos के इम्पैक्ट को नलिफाई करेगा और x यानी 0 से पाई के बीच की वैल्यूज रिटर्न करेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों ज़रूरी है कि x को 0 से पाई के बीच ही रखा जाए? अगर cos इनवर्स cos x का ग्राफ देखना है तो x तो कुछ भी रख लो सर आप, मैं इसको ऐसे भी तो सोच सकता हूँ, x कुछ भी रख लो, सारे रियल नंबर्स, पर जब मैं x की वैल्यू cos के पास करूंगा तो वो -1 से 1 के बीच की वैल्यू देगा, बिल्कुल देगा। और जब वो ऐसी वैल्यूज रिटर्न करेगा तो -1 से 1 के बीच की वैल्यूज का cos इनवर्स आपको 0 से पाई के बीच की वैल्यूज देता चला जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? मैं एक अलग तरीके से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि cos इनवर्स cos x के अलग अलग जोन के लिए, जैसे कि 0 से पाई के लिए, पाई से 2 पाई के लिए, 2 पाई से 3 पाई के लिए, इवन आपके माइनस पाई से 0 के लिए, -2 पाई से -पाई के लिए, इन हर अलग अलग जोन में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। उन अलग अलग परिभाषाओं पर हम बात करेंगे। क्या आपको सबसे पहले तो थोड़ा आइडिया लग रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? आई होप थोड़ा बहुत सेंस आ रहा है। एक और पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ टेक्निकली एक स्ट्रेट लाइन होगा, पर वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो मल्टीपल स्ट्रेट लाइन्स होंगी। गौर से सुनना कैसे, आप सारी बातें छोड़ो, आप मुझे बताओ आपका cos x का ग्राफ कैसा होता है, बस वही ग्राफ आपकी हेल्प कर देगा, सच कहूँ तो एक्चुअली cos इनवर्स cos x बनाने में। मैं ये शॉर्ट टेक्निक आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जब भी मुझसे कोई पूछे cos इनवर्स cos x का ग्राफ कैसे बनता है तो वो बड़े आराम से सोचा जा सकता है। पर बस एक ही समस्या है, कंपोजिट फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग आई होप आपको है। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखो cos इनवर्स जो बना है, यहाँ पर देखने को कोई कहेगा कि सर cos इनवर्स cos x है, लेकिन ग्राफ को लेकर मैं थोड़ी सी बात समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए सुनिएगा कि यहाँ पर ये जो cos इनवर्स है वो इससे बना है और इसमें कोई डोमेन को लेकर समस्या तो नहीं है। सर एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आप cos में यहाँ पे 0 से पाई तक वैल्यू दे रहे थे तो क्या ये भी 0 से पाई तक की सारी वैल्यू लेगा? अब अगर 10 का ग्राफ याद दिला दूं और उसमें x/2 है, बाय द वे, है ना, x/2 है, तो 0 से पाई की वैल्यूज हो जाएंगी 0 से पाई/2 तक की। और समस्या आ गई कि पाई/2 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि 10 पाई/2 आपका इन्फिनिटी होता है, यानी नॉट डिफाइंड होता है। तो सर पाई नहीं ले सकते, पाई नहीं ले सकते। तो अब मैं इसके ग्राफ को बनाऊंगा इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि पाई पर तो समस्या है, तो पाई नहीं लेंगे। चलो, तो इस कंडीशन को लगाते हुए थोड़ा चीज़ों को बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपका एक ग्राफ कैसे बन रहा है वो आइडिया में देने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे आप हमेशा याद रखिएगा साइन इनवर्स ये जो लिखा है, जैसे कि अभी हमने क्या डिस्कस किया, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ऐसे ही साइन इनवर्स साइन एक्स भी बनेगा, ऐसे ही आपके सारे ग्राफ्स बनेंगे अगर आप बेसिक डेफिनेशन ये याद रखें हमेशा के लिए। तो डेफिनेशन क्या है, गौर से सुनिएगा। आपका ये इस तरीके से चीज़ें जाएंगी कि ये जो ग्राफ है आपका, है ना, आपका x क्या से क्या वैल्यू ले रहा है, जब आपका x 0 से पाई तक की वैल्यूज ले रहा है, जब आपका x 0 से पाई तक की, ऑफ कोर्स पाई को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं, तो आपका f ऑफ x भी cos इनवर्स cos के इंपैक्ट को नलिफाई कर दे रहा है, तो वो वापस आपका 0 से पाई तक की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये बात समझ आई क्या? मतलब इट इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू x, x 0 तो y भी 0, x 1 तो y भी 1, x पाई तो y भी पाई, ऑल्दो पाई हो नहीं रहा है अभी, पर मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 0 से पाई तक में जैसा x होगा वैसा ही y होगा। तो पहले तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, 0 से पाई तक की अगर मैं बात करूँ तो 0 से पाई तक इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? फिर क्या होगा, पाई पर ऑफ कोर्स नॉट डिफाइंड है, मैं वो नहीं ले रहा हूँ, है ना, एक्सक्लूडेड है। फिर पाई से 2 पाई,
जब x आपका पाई से 2 पाई होगा, मुझे इसकी रेंज तो आपकी 0 से पाई ही रखनी है। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। जैसे कोई मनाही थोड़ी है कि आप x की वैल्यू अब पाई से 2 पाई नहीं रख सकते, रखो, लेकिन जब आप x की वैल्यूज पाई से 2 पाई रखोगे तो cos x यानी cos पाई से 2 पाई के बीच में वापस -1 से 1 के बीच की वैल्यूज देगा, और जब आपकी -1 से 1 के बीच की वैल्यूज जो होंगी उनका cos इनवर्स वापस कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई तक। तो जब आप पाई से 2 पाई के बीच की वैल्यूज रखेंगे, गौर से सुनिएगा, जब आप पाई से 2 पाई के बीच की वैल्यूज रखेंगे तो आपके फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी। मैं फिर से समझा देता हूं, गौर से सुनना। आपका जो cos इनवर्स cos x है ना, ये पहली बात तो क्या है, कुछ इस तरीके से चलता है, समझना। ये x होगा जब x आपका क्या होगा, 0 से कहां तक होगा, पाई तक। सुन रहे हो क्या आप लोग, 0 इंक्लूडेड है, पाई नहीं, गौर से सुनते जाइएगा। फिर ये क्या होगा, ये 2 पाई माइनस एक्स होगा। माइनस एक्स मतलब लाइन आपकी स्लोप 135 डिग्री इंक्लिनेशन कैरी करेगी पॉजिटिव एक्सिस के साथ माइनस एक्स के कारण। कब, जब एक्स आपका कहां से कहां तक, पाई से 2 पाई हो रहा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और ऑफ कोर्स अभी हम पाई को क्या करेंगे, एक्सक्लूड, लेकिन 2 पाई को इंक्लूड, क्योंकि 2 पाई पर ये यहाँ आ जा रहा है। आई होप अब आप बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो। इस तरीके से कहानी चलती चली जाएगी। मतलब ये जो पिरामिड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना है, यही स्ट्रक्चर फिर से रिपीट हो जाएगा। फिर से रिपीट होने का मतलब अब 2 पाई से 3 पाई में वापस ऐसा, और उसी तरीके से यही बातें, ये वाला स्ट्रक्चर आपका वहाँ पर ऐसा, और ये चलता चला जाएगा। ये पार्ट आपका चलता चला जाएगा। क्या आप बात समझ पा रहे हो भाई? और ऐसा ही इधर भी बन रहा होगा, है ना, इस तरफ भी। बस मैं 2 पार्ट इसके बना दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इससे आप क्लैरिटी समझ पाओगे। और ऑफ कोर्स ये जो पॉइंट है आपका, क्या ये कभी भी आप अचीव नहीं करोगे। जैसे पाई हो गया, या आपका 2 पाई है, लेकिन आप 3 पाई कभी अचीव नहीं करोगे, क्योंकि इन पॉइंट्स पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, इन पॉइंट्स पर इस फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो पाई होती है। तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ अभी तो मैं बना के बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये इधर भी ऐसा चलता चला जाएगा। तो एक जाहिर सी बात है, एक जो जरूरी क्रूशियल सा पॉइंट मुझे दिख रहा है वो क्या, ये कहाँ कहाँ पर नॉट डिफाइंड है। सर देखो, पाई पर अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूं तो इधर से इधर जा रहा है और यहां से भी ये जा रहा है, लेकिन समस्या क्या आ जा रही है सर? अच्छा, बाय द वे 2 पाई तो कोई समस्या नहीं है, मेरा कहना नहीं है, क्योंकि 2 पाई पर क्या हो रहा है, 2 पाई रख के देख लो, 2 पाई बाई 2 यानी पाई, 2 पाई बाई 2 यानी पाई, और 10 पाई आपका डिफाइंड है जो कि 0 होता है। तो पाई के इवन मल्टीपल्स में कोई दिक्कत नहीं है, बस पाई के ऑड मल्टीपल समस्या खड़ी करेंगे। क्या ये बात रियलाइज कर पा रहे हो? जैसे 3 पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखूंगा इस फंक्शन की, और 3 पाई पर राइट हैंड लिमिट देखूंगा, तो वो मुझे किस तरफ ले जा रही होगी, पाई की तरफ। पर पाई पर तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो आपको समस्या समझ आ रही है कि इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी कहां पर क्रिएट होने वाली है। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो ये फंक्शन क्लियरली आपके पाई के सारे ऑड मल्टीपल्स पर डिसकंटिन्यूअस है। डू यू ऑल रियलाइज दैट? मैं एक छोटी सी बात आपको समझाता हूं। अगर मुझसे कोई एफ ऑफ एक्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बनवाता ना, तो मैं कहता यहां पर भी वो डिफाइंड और इस तरीके से वो पूरे जोन में अपने कंटिन्यूअस होता। लेकिन ये ग्राफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स का नहीं है, ग्राफ है कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, जिसमें मुझे दिख रहा है कि मैं एक्स की वैल्यू पाई 3 पाई 5 पाई ट्राई नहीं कर सकता। यानी मैं कहूंगा ये जो फंक्शन है आपका, आई होप आपको ग्राफ से दिख रहा है, ये जो फंक्शन है पाई पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 3 पाई पर LHL और RHL ये सब उसको पाई की तरफ अप्रोच करवा रही हैं। मतलब इसकी LHL और RHL इन पाई के ऑड मल्टीपल्स पर इक्वल हैं, पर उन पॉइंट्स पर इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। मतलब ये कैसी डिसकंटिन्यूटी हुई, ये रिमूवेबल है, मिसिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो क्या इसे रिमूव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसी फंक्शन को मैं दोबारा लिखूंगा। मैं एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन को कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स को रीडिफाइन करते हुए कि बेशक आप इसे रखिए क्या, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये किसके लिए होगा, जब जब आपका एक्स क्या नहीं है, पाई का कोई ऑड मल्टीपल। आई होप आप बात समझ रहे हो। लेकिन जैसे ही x पाई का कोई ऑड मल्टीपल बनता है, जैसे ही आपका x पाई का कोई ऑड मल्टीपल बनता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप इसको क्या वैल्यू अलॉट कर दे, पाई। क्योंकि बस इसी बात की कमी थी, अगर यहाँ पर मुझे पाई पॉइंट मिल जाए, यहाँ ये पाई हो जाए, यहाँ ये पाई हो जाए, तो पाई पर LHL RHL और वैल्यू, 3 पाई पर LHL RHL और वैल्यू सब सेम हो जाएगा, और फिर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। क्या आपको समस्या नजर आ रही है कि ये फंक्शन क्यों कंटिन्यूस नहीं था और इसे कैसे कंटिन्यूस बना सकते हैं, और इसकी डेफिनेशन से हम इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं? आई होप अब आपका सेंस डेवलप हो रहा है इन ग्राफ्स को लेकर कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, ये सारे ग्राफ्स कैसे बनते हैं। कोई समस्या इस बात को लेकर? आई होप यू आर वेरी मच कंफर्टेबल कि चीज़ें कैसे सोचनी है, चीज़ें कैसे करनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो
यहाँ से अगर आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, तो अगला सवाल क्या आता है, ध्यान से नोटिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनफोल्ड होता है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि इस तरीके से डिफाइंड है, इसकी कंटिन्यूटी आपको डिस्कस करनी है जब एक्स 1 है तो मुझे जाहिर तौर पर उसने खुद कह दिया कि जब x 1 है तो इसकी वैल्यू क्या है, बिल्कुल पता है। तो अगर मैं बस ये पता कर लूँ कि इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है x के 1 पर, तो मैं इसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। तो मैं इसकी LHL और RHL निकालता हूँ, किस पर, x की वैल्यू 1 पर, है ना। तो मैं क्या निकालने जा रहा हूँ भाई, लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस। अब जब 1 प्लस है मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा, तो मैं ये डेफिनेशन लूंगा, है ना। तो 1 प्लस में क्या लिया, x स्क्वायर माइनस 1 न्यूमरेटर में, है ना, और डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है सर, डिनोमिनेटर को अगर गौर से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड एक्स माइनस वन, है ना। तो ये कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड एक्स माइनस 1 और क्या, -1। बहुत बढ़िया। अब चीज़ें कैसे सोचेंगे ज़रा उस पर बात कर लेते हैं, ध्यान से नोटिस करिएगा। कैसे शुरू करेंगे, कैसे सोचेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दिमाग लगाते हैं। पहले तो 1 प्लस लिखा हुआ है, तो दिमाग में आइडिया क्या आता है, सर x को 1 प्लस एच से रिप्लेस कर दो, पहला तरीका। या फिर यहीं पर कुछ चीज़ें एडजस्ट कर दी जाए, जैसे मैं सीधे चलो 1 प्लस से रिप्लेस करके देखते हैं। आप सबसे सिंपल, सबसे आसान तरीका अपने पास रखिए, है ना। जब h 0 को अप्रोच कर रहा है तो x को 1 प्लस एच से रिप्लेस किया, तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 1 प्लस एच का होल स्क्वायर -1 डिवीजन में, ये भी कितना, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड ओवर x की जगह क्या रिप्लेस किया, 1 प्लस एच -1 और क्या, -1। ज़रा इसे थोड़ा रीडिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ये क्या बन रहा है, देखो ज़रा ध्यान से। 1 प्लस एच का होल स्क्वायर विल बी कितना, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h -1, और डिवीजन में ऑफकोर्स क्या दिखेगा भाई, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर कितना, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। ये 1 से 1 कैंसिल तो बचा h, h एक पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका मॉड h ही रहेगा, तो ये हो जाना है कितना, -2h। और ये कितना है भाई सर, ये है आपका -1, और इस पर ऑफकोर्स लिमिट क्या लगनी है, लिमिट आपकी लगनी है h अप्रोचेस 0। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट पार्ट क्या दिख रहा है, आई होप अब चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही है। कैसे, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 और 2h से 2h कैंसिल। गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो क्या देख पा रहा हूँ सर, नोटिस करना, एच स्क्वायर प्लस 2h, इसमें से h कॉमन लिया तो क्या बचा, h प्लस 2, और एक h स्क्वायर से एक h कैंसिल, तो ये कुछ ऐसा बचा, लिमिट क्या, h अप्रोचेस 0। अब जब h 0 को अप्रोच कर रहा है तो सब्सटीट्यूशन से ये 2 और ये 0, 2/0 कितना होगा, इन्फिनिटी। तो मुझे स्पष्ट तौर पर समझ आया है, जब x 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो आपकी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो ये आपकी इनफाइनाइट टाइप नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। एसिम्प्टोटिक आपकी डिसकंटिन्यूटी का टाइप है जिसे रिमूवेबल नहीं किया जा सकता। तो आई होप मुझे इसमें कोई ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी एक नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कंटेन करने वाला एक फंक्शन होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस कुछ इस तरीके से आता है, देखो ज़रा ध्यान से, कैसे इसे वर्कआउट करेंगे, कैसे सोचेंगे, ज़रा उस पर अपना ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे। वो कहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं, वो देखो, वो बोल रहा है ये फंक्शन है, इसमें ये जो ब्रैकेट है आपका फ्रैक्शन पार्ट और ये जो ब्रैकेट है आपका GIF को रिप्रेजेंट करता है, और x π/2 से पहले इधर इस तरीके से डिफाइंड है, π/2 पर, और π/2 के बाद इस तरीके से डिफाइंड है। तो इसकी डिसकंटिन्यूटी आपको बतानी है, कंटिन्यूटी आपको बतानी है जब x आपका π/2 हो तो मैं कहूँगा π/2 पर LHL अगर चेक की जाए, है ना, अगर मैं इसकी लिमिट x अप्रोचेस कितना, π/2 पर LHL इस तरीके से अगर चेक किया तो π/2 से छोटा मतलब ये, यानी cos इनवर्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ cot x, cos इनवर्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ cot x। क्या मैं फ्रैक्शन पार्ट को कुछ और लिख सकता हूँ, जैसा हमने सीखा है क्या भाई, कि किसी भी नंबर को उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसके फ्रैक्शन पार्ट के सम में लिख सकते हैं, यानी किसी भी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट वो नंबर माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। आई होप आपको ये बात याद है। इसी परिभाषा को यूज़ करते हुए cot x को मैं क्या लिख सकता हूँ, गौर से सुनिएगा, लिमिट, अच्छा पहले मैं इसे ठीक कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा h अप्रोचेस 0, ये हो जाएगा cos इनवर्स, है ना, और ये कितना हो जाएगा cot x, तो ये हो जाएगा cot कितना भाई, π/2 माइनस h। कोई परेशानी तो नहीं है उस बात से, हम सब जानते हैं π/2 माइनस h में से लिख दूंगा। और π/2 माइनस h का क्या मतलब होता है, π/2 माइनस h का मतलब आपका होता है 10, क्योंकि cot π/2 के कारण 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो cot π/2 माइनस h को मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, इसे हम
ओवरऑल फाइनली लिखेंगे, नोटिस करिए, लिमिट h अप्रोचेस 0, ये तो चलना ही है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉस इनवर्स ऑफ कितना, कॉट की जगह ये कितना हो जाना है 10 आपका h। अब गौर से समझिएगा, चीज़ों को ध्यान से नोटिस करना, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। h जब 0 को अप्रोच करे तो इनफाइनाइटली काफ़ी छोटी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है, तो 10 0 भी कितना होगा 0। 0 का फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है, इसे 0 का फ्रैक्शन पार्ट 0 ही होता है ना। आई होप आप सब ओके हैं इस बात से। 0 का फ्रैक्शन पार्ट अगर 0 है तो कॉस इनवर्स 0 कितना होता है सर, कॉस इनवर्स 0, बताओ कॉस का कौन सा एंगल होता है जो 0 होता है सर, 0 से पाई के बीच में π/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है आपकी π/2। तो शैलाई से ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किया, जहाँ पर हमने अपने गिवन फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो वो कितनी आई π/2। क्या नेक्स्ट पार्ट पर आऊँ, LHL हमने निकाली π/2, RHL क्या होगी सर, जब x π/2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो डेफिनेशन कुछ ऐसी है। डेफिनेशन को अगर दोबारा कंसिडर किया जाए तो क्या निकालना है सर, लिमिट है ना, x अप्रोचेस π/2 फ्रॉम इट्स राइट हैंड साइड, पर डेफिनेशन क्या होगी, पाई टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, पाई टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1। आई होप यही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है ना। फिलॉसफी क्या है, x को π/2 प्लस h से रिप्लेस किया तो हो जाएगा h अप्रोचेस 0, यहाँ पर पाई तो पाई है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को क्या लिखेंगे, इससे हम लिखेंगे कितना भाई π/2 प्लस h। गौर से सुनिएगा, दिस इज द ट्रिकी पार्ट, यहाँ पर स्टूडेंट्स यूजुअली गलती करते हैं, माइनस कितना 1। गौर से सुनना, बताओ π/2 प्लस h कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा। अब बताओ π/2 कितना होगा सर, पाई होता है 3.14 समथिंग है ना, 3.14 का हाफ अप्रॉक्सीमेटली पर बात कर रहा हूँ, कहने से 1.5 के आसपास, कुछ थोड़ा आगे होगा ऑफकोर्स, पर 1.5 से थोड़ा ज़्यादा। 1.5 में छोटी सी एक वैल्यू ऐड की तो समवेयर अराउंड लेट्स से 1.6 मान लो। 1.6 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, आई होप आप रियलाइज कर पा रहे हो, 1.6 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो होता है 1, तो ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है π-1। डू यू ऑल रियलाइज, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी π/2 और राइट हैंड लिमिट आ रही है π-1। और शैलाई से समस्या यहीं आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर x की वैल्यू π/2 पर इसकी लिमिट चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, चाहे वो इक्वल हो या ना हो। मुझे रियलाइज हो रहा है कि सर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, ऑल्दो उसमें एक फाइनाइट जंप है। फाइनाइट जंप कैसा है, वो π/2 है LHL और आपके RHL π-1 है, तो उसमें जंप तो है लेकिन वो रिमूवेबल नहीं है, मतलब उसे हटाया नहीं जा सकता, वो नॉन रिमूवेबल ही है। क्यों, क्योंकि वहाँ स्कोप ही नहीं है, LHL कहीं और जा रहा है, राइट हैंड RHL दोनों डिफाइंड है, पर वो कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, दोनों कहीं और जाकर टकरा रहे हैं, तो दोनों सेम जगह आकर कोलाइड नहीं हो रहे हैं, इस वजह से मैं उसे कंटिन्यूस नहीं बना पाऊंगा। आई होप आपको बात समझ आ रही है, मतलब फंक्शन की वैल्यू और RHL शायद इक्वल आ जाए लेकिन LHL कहीं और ही जा रही है, इस वजह से ये फंक्शन आपका कैसा फंक्शन है, इस वजह से ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूड फंक्शन है और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को ये कैरी कर रहा है। आर यू ओके विद वॉट एवर पार्ट वी हैव कन्वर्टेड सो फार, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, एक एक पार्ट, एक एक प्रॉब्लम, एक एक स्टेटमेंट समझ आया है, एंड आई होप यू आर ओके विद डिसकंटिन्यूटी के क्वेश्चंस। थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं, थोड़ी और चीज़ें देखते हैं यहाँ के बाद अगले लेक्चर में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे कि इसी तरीके से जो डायरेक्शनल कंटिन्यूटी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनमें कंटिन्यूटी यानी डिसकंटिन्यूटी एक्चुअली कैसे चेक की जाती है और उन्हें कैसे अप्रोच किया जाता है। ये तैयारी आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की हो रही है। पूरे प्लेलिस्ट सिस्टमैटिकली आपके लिए क्रिएट करके हमने रख दिए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा, उसके बाद कैलकुलस का भी बना हुआ रखा है और ऐसे सारी चीज़ें बनती चली जाएंगी। इसके बाद हम वेक्टर्स इन 3D, फिर एल्जेब्रा और फिर ट्रिगो कंप्लीट करेंगे। थ्योरी कवर करते हैं यानी कंसेप्ट सीखते हैं, उन्हें असाइनमेंट से प्रैक्टिस में कंसोलिडेट करते हैं। ऑफ कोर्स कंसेप्ट्स भी आपको एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करवाते हैं और जब चैप्टर कंक्लूड करते हैं तो उसे JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ कंक्लूड करते हैं। विद दैट आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लेक्चर में। लेट्स कॉल इट टुडे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।